नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें एसएसटी के टॉप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें क्वेश्चन का लेवल ऐसा रखा गया है, इससे पहले आप लोगों ने कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए होंगे। वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराऊंगा जो परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। और एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, इस वीडियो में संपूर्ण एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट को नोट मैंने किया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पहला क्वेश्चन, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों सही यहाँ पर हो जाएंगे। बंजारे लोग जो थे ये महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारे लोगों का प्रयोग अलाउद्दीन खलजी ने किस लिए किया था? अन्न को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारे लोगों का प्रयोग किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन अन्य प्रकार से भी पूछे गए हैं, वो प्रकार मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आखिर व्यापारी खानाबदोश क्या थे। खानाबदोश होता क्या है? खानाबदोश दरअसल ऐसे व्यक्तियों या जनजातियों को कहा जाता है जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं या शिकार करते रहते हैं, है ना। शिकार के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं और व्यापार भी किया करते हैं, तो ऐसे लोग खानाबदोश लोग कहलाते हैं। उसी क्रम में बंजारा जो समुदाय या जनजाति थी वो भी खानाबदोश व्यापारी की श्रेणी में ही आते हैं। इनके पास बैल भी हुआ करते थे और ये जानवरों को भी अपने साथ में रखा करते थे, है ना। बैल के सहारे ही अलाउद्दीन खलजी ने बंजारे लोगों का प्रयोग किया था अनाज को ढोने के लिए, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर कथन यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँ बंजारा लोगों के बारे में। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। कारवां क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए कितने यहाँ पर हैं? 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, ठीक है ना। ऐसा लिखा हुआ है किसमें? जहांगीर के संस्मरण में। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को चित्र भी दिखाना चाहूँ। यहाँ पर ये लोग कौन कौन से हैं? ये लोग यहाँ पर हैं बंजारा। जो बंजारा समुदाय है ना, वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये ऊँटों का भी प्रयोग किया करते थे। अनाज को किस प्रकार से ये ढोते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो इस चित्र में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास के अवधिकरण यानी कि काल क्रम पर कथन ABC पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई थी। ये तीनों कथन यहाँ पर आपके कैसे दिए गए? तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। A, B और C सभी सही हैं। यहाँ पर आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना, अंग्रेज जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स मिल। आप सभी को पता होगा जेम्स मिल के बारे में, जो कि स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था। इसने 1817 में, कब? 1817 में भारत के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। 3 पार्ट में कौन कौन थे? एक तो था हिंदू भारत,
दूसरा था मुस्लिम भारत, है ना, दूसरा था मुस्लिम भारत और तीसरा था ब्रिटिश भारत। इस प्रकार इसने 3 पार्ट में भारत के इतिहास को डिवाइड कर दिया था। इसकी एक पुस्तक कौन थी वो यहाँ पर आपको बताना चाहूँ। 1817 में स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब थी, है ना, उसी में ही इसने क्या बताया है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 पार्ट में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। तो यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण है। जेम्स मिल को याद रखना। 1817 में ये स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था, राजनीतिक भी था, दार्शनिक भी था, है ना। इसकी एक पुस्तक कौन सी है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 3 पार्ट में डिवाइड करी गई है। हिंदी में नहीं, हिंदू में, है ना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जो कि धर्म के आधार पर यहाँ पर किया गया है। उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए तीनों यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे। प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं उनको फेंक देना चाहिए। महिलाएं जो सती हुई वो मृत्यु की कामना करती थी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा है उत्पन्न सती होने की अनुमति नहीं है। किसी भी महिला को सती होने की अनुमति नहीं थी, ऐसा किसने कहा है? ऐसा राजा राम मोहन राय ने कहा है। किस आधार पर इन्होंने तर्क दिया था? इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को सती होने की अनुमति नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं, ये भी नहीं था। प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं, है ना। जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वैदिक धर्म है, वो सती प्रथा को नहीं मानते हैं, ना ही इसकी अनुमति देते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा राजा राम मोहन राय ने यही तर्क देकर कहा कि महिलाओं को सती होने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, 2 व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर आपको बताऊं। राजा राम मोहन राय ये सती प्रथा के समर्थन में नहीं थे, यानी कि सती प्रथा को प्रतिबंधित कराना चाहते थे, ठीक है ना। और दूसरा व्यक्ति है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये क्या थे? ये विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे, है ना। विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए, ये क्या चाहते थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वहीं राजा राम मोहन राय ये सती प्रथा से संबंधित थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह से संबंधित थे। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करिए। ठीक है ना। किसके बारे में है? महासागरीय धाराओं के बारे में है। जिस स्थान पर गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मैंने आपको पिछली कई वीडियो में एक बात हमेशा आपको बताई है, मछली वाला क्षेत्र ऐसा माना जाता है जहां पर में आपकी गर्म जो धारा होती है और जो ठंडी धाराएं होती हैं, 2 प्रकार की धाराएं, गर्म व ठंडी धाराओं का जहां पर में मिलन होता है, जहां पर ये दोनों प्रकार की धाराएं मिलती हैं, वह क्षेत्र मछली उत्पादन वाला क्षेत्र माना जाता है। वहां पर मछलियां आपकी सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर पहला वाला जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो पहला वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला भी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूं, जो उच्च ज्वार आते हैं समुद्र में, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, यानी कि सहायता करते हैं, सहायक होते हैं उच्च ज्वार। जबकि जहां पर गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। ये बात सही कही गई है, इसलिए दोनों कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। महासागरीय धाराओं के बारे में
यहाँ पर जितनी भी लाइनें आपके लिए लिखी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी की लाइनें हैं। यहाँ से एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए आपको सारी जानकारी यहाँ पर बता देता हूँ। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको? यहाँ पर पता होना चाहिए जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। किस रेखा के निकट? भूमध्य रेखा। जो ग्लोब की भूमध्य रेखा होती है ये वाले, यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं वो हमेशा पड़ती रहती हैं, इसलिए यह क्षेत्र हमेशा कैसा रहता है? गर्म रहता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी समुद्र पड़ेंगे भूमध्य रेखा पे वो हमेशा ही गर्म रहेंगे, यानी कि उनकी जलधारा कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। और ये जो जलधारा होती है ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि ये ऊपर ध्रुव की ओर जा सकती है या नीचे की तरफ, है ना। यानी कि ध्रुव ऊपर ये आपके ध्रुव है, नीचे ऊपर ध्रुव है, इस ओर गर्म धारा बहती रहती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। जो आपकी जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लेब्राडोर कैसी धारा है? ये एक ठंडी धारा है। जबकि गल्फ स्ट्रीम जो धारा है ये कैसी है? ये आपकी गर्म धारा है। और लेब्राडोर कैसी है? ये एक ठंडी धारा है। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं ये धाराएं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म होता है। जिस स्थान पर गर्म व शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर आपको मैंने बताया वह स्थान कैसा माना जाता है? मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। उदाहरण जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर मछलियाँ आपकी अधिक से अधिक पाई जाती हैं। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कहता है वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में क्वेश्चन है? वायु दाब के बारे में है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम होता है, पहला गलत। आपको यहाँ पर हमेशा याद में रखना है जो वायु दाब होता है ये सर्वाधिक अधिक कहाँ पर होता है? समुद्र में। जो समुद्र का तल होता है ना, समुद्र के तल में ये सबसे अधिक होगा वायु दाब। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा, लगातार कम होता जाएगा, है ना। अधिक कहाँ होगा? समुद्र के तल में होगा। समुद्र के तल में अधिक होगा और ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा वायु दाब, ठीक है ना। इतना आपको मैंने बताया। समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम होता है, कम नहीं बल्कि ज्यादा होता है, ये तो गलत हुआ। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है, बिल्कुल सही बात है, घटता है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहां पर उच्च तापमान है यानी कि गर्मीला क्षेत्र है वहां की वायु ठंडी थोड़ी ना होगी, वो गर्म होगी, यहाँ पर ये गलत है। कम तापमान यानी कि जो ठंडा क्षेत्र होता है वहाँ की वायु भी ठंडी होती है। ठंडी होकर वायु नीचे की ओर जाती है, जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उड़ जाती है, यानी कि हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। एक बात हमेशा आप लोग याद रखना जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, जो वायु होती है क्या होती है? जो वायु होती है कैसे बहती है? ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर की क्वेश्चन की। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं अतः इसमें चलने की प्रवृत्ति है। तो अभी मैंने आपको बताया था गर्म धाराएं कैसी चलती हैं? भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, ध्रुवों की ओर चलती हैं, ना भूमध्य रेखा की ओर ना ध्रुवों की ओर, कुछ निश्चित नहीं है। मैंने आपको समझाया था गर्म जो धाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ये धाराएं जो चलती हैं ये ध्रुवों की ओर जाती हैं। किस ओर जाती हैं? ध्रुवों की ओर ये धाराएं चलती हैं, ठीक है ना। तो ध्रुवों की ओर चलती हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी ठंडी धाराएं होती हैं, कैसी धाराएं? जो आपकी ठंडी धाराएं होती है ध्रुवों पर उत्पन्न होती हैं, है ना, ये ध्रुवों पर उत्पन्न होती हैं। ये किस ओर जाती हैं? ये आपकी निम्न अक्षांश यानी कि ये भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं, जो आपकी ठंडी धाराएं होती हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ध्रुवों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्रों को बिंद एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें। क्वेश्चन आपके ये पेडागोजी का है। कैसा क्वेश्चन है? ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, जिसको आप बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई का यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप सबसे पहले यहाँ पर समझने का प्रयास करोगे। तो क्वेश्चन में क्या छिपा हुआ है? विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियां में जो बहने वाली नदी हैं, कौन कौन सी नदियां बहती हैं? ये आपकी अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी महानदी आपकी ये नहीं, ठीक है ना। ना ही गोदावरी, तो दक्षिण में बहती है। कृष्णा, गोदावरी ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा और तापी, ये अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा भी गया है, नर्मदा और तापी, जो कि बिंद और सतपुड़ा की पहाड़ियों से बहकर के होने वाली नदियों के नाम हैं। इन्हीं को आप चिन्हित करके बताओगे बच्चों को, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। बढ़िया क्वेश्चन। आपको यहाँ पर बताना है, जो गांधी जी के द्वारा एक गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा के नाम से भी जानते हैं ना, कहीं कहीं पर आपको मनरेगा करके भी लिखा रहेगा, जो कि ये, ठीक है ना, 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का ये रोजगार है। तो इस रोजगार के अंतर्गत किसका दायित्व है? भारतीय संसद का, राज्य विधानमंडल का, जिला पंचायत का या ग्राम पंचायत का? क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, ग्रामीण रोजगार। ग्रामीण यानी कि गांव के जो रोजगार है, जैसे मनरेगा वाली योजना जो है वो ग्रामीण में ही मुख्य तौर पर चलाई गई है, वो भी गांधी जी के द्वारा, जो कि ग्राम पंचायत का दायित्व यहाँ पर हो जाएगा। ग्रामीण की जितनी भी योजनाएं होती हैं, ज्यादातर वो ग्राम पंचायत का ही उसमें दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है, विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? एक चीज आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, प्राथमिक स्रोत कभी पूछेगा या आपसे द्वितीयक स्रोत पूछेगा। आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा कर देख लेना, आपको प्राथमिक या द्वितीयक स्रोत से संबंधित एक क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको बताया भी है प्राथमिक स्रोत कैसे पहचानोगे और द्वितीयक स्रोत कैसे पहचानोगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विभाजन विषय। जो भारत का विभाजन हुआ था 14 से 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी, 14 और 15 अगस्त की एक ऐसी रात्रि इतिहास में बताई गई है 1947 की, ठीक है ना। एक दुख भरी रात्रि थी। हिंदुस्तान आजाद होने की खुशी मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान का बंटवारा भी हो रहा था। बंटवारे के रूप में पाकिस्तान, जो वर्तमान में एक देश बन चुका है, उसका बंटवारा हो गया था। यानी कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे, एक प्यारा हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है ना। कब हुआ था? 15 और यहाँ 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। उसी को आपको बच्चों को समझाना है, विभाजन को समझाना है। तो उसके लिए प्राथमिक स्रोत आप क्या यूज कर सकते हो? दिल्ली के पुराने किले में 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीर या चित्र। गदर एक प्रेम कथा चलचित्र, आप मूवी दिखाओगे सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास बताओगे, तमस कहानी का उद्धरण दोगे। तो आपको प्राथमिक बताना है। प्राथमिक मैंने आपको बताया है, प्राथमिक ऐसे स्रोत होते हैं जो कि प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, या किसी की आत्मकथा होती है। क्या होती है? आत्मकथा हो सकती है, या किसी की डायरी हो सकती है, जो कि प्रत्यक्ष हो, वही प्राथमिक स्रोत होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1948 की ऐसी तस्वीरें, जिसमें जब भारत का विभाजन हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जा रहे थे, शरणार्थी जा रहे थे, तो उनकी फोटो जो होगी वो एकदम प्रत्यक्ष होगी, उस जमाने की, यानी कि 1948 की फोटो प्रत्यक्ष होगी। उस आधार पर यहाँ पर उसको प्राथमिक स्रोत माना जाएगा, ना कि किसी मूवी या फिल्म को यहाँ पर प्राथमिक स्रोत माना जाएगा, है ना। इन सभी को नहीं माना जाएगा। तो पहला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? वे व्यापारी जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी, बुनकर सहकारी संस्थाएं। तो सबसे ज्यादा लाभ इसमें से कौन कमाएगा? बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वो अधिक से अधिक लाभ कमाती हैं किसी भी व्यापार में। यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जल एक संसाधन के संबंध में ABC को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव के लिए उपयुक्त है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ABC, सभी सही हैं। यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। जल के बारे में, जल एक प्रकार का संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरण है। नवीकरण का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी भी समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, है ना। तो ये क्या है? ये एक नवीकरण है। और जो पीने के लिए, मानव उपयोग के लिए जो जल है वो 2.7% ही मौजूद है। पृथ्वी पर जो जल है उसको ना ही बढ़ाया जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग समझ लो बेहतर ढंग से। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल कैसा है? महासागरों का जल लवणीय है। लवणीय मतलब खारा है, उसमें नमक की मात्रा अधिक है, मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% है। ये लाइन याद रखना आप सभी लोग। कौन सी लाइन? मानव उपयोग के लिए कितना जल मतलब कि सही वाला है। अलवण जल कितना है? 2.7% है ना, जो पीने योग्य है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। जो हम लोग पानी पीते हैं ना 2.7, इसमें भी कई हिस्से आपके बर्फ के हैं। जैसे अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जहाँ पर बर्फ ही जमी रहती है, ग्रीनलैंड भी है, पर्वतीय प्रदेश को शामिल करते हुए यहाँ पर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कहता है आकस्मिक रोजगार से अभिप्राय क्या है? आकस्मिक, जो रोजगार अचानक मिल जाए यानी कि अनियमित। ऐसे रोजगार जो अनियमित होते हैं, जो कि नियमित नहीं होते हैं, उनको आकस्मिक, अनियमित या अचानक रोजगार के नाम से भी जाना जाता है, जो अनियमित होते हैं। वही आपसे पूछा गया है। मजदूरों को वर्दी ना देकर औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना, मजदूरों को अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, मजदूरों को तय पूर्ण खास अवधियों के लिए रोजगार दिया जाना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये इकोनॉमिक्स का दरअसल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अनियमित रोजगार, अनियमित रोजगार ऐसे रोजगार होते हैं जो कि कभी कभार मिल जाते हैं, यानी कि पूरे टाइम नहीं मिलते हैं, कभी मिल जाए कभी नहीं मिलता है, तो वो आपका अनियमित होता है। यानी कि नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना आपका क्या कहलाता है? आकस्मिक रोजगार या अनियमित रोजगार कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो खास अवधियों यानी कि मौसम में मिलता है उसको मौसमी रोजगार के नाम से जानते हैं। जो हमेशा ही मिलता रहे उसको नियमित रोजगार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? परियोजना प्रोजेक्ट, खेल विधि, समस्या समाधान विधि, खोजबीन विधि। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट विधि, जो कि लोकतंत्र की संकल्पना के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है किलपैट्रिक के अनुसार। किसके अनुसार? किलपैट्रिक के अनुसार। यहाँ पर अगला प्रश्न, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की एक जो आधारित
या बुनियादी जो विशेषता है वो क्या होती है? असमानता, खुला व्यापार, समानता, उचित प्रतिबंध। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? समानता। ठीक है ना, समानता एक क्या है? एक बुनियादी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है, निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? अध्यापिका जो है वो अपने बच्चों को समझाएगी खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में, खनिज, है ना। तो किस किस को उठाएगी? तावा, अभ्रक, नमक या चूना पत्थर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खनिज आखिर होते क्या हैं। खनिज ऐसे पदार्थों को कहा जाता है जो किसी भी प्राकृतिक परिवेश में पाए जाते हैं या भूवैज्ञानिक परिवेश में पाए जाते हैं, जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है ना, वो आपके खनिज कहलाते हैं। तांबा क्या है? तांबा एक खनिज है। अभ्रक भी खनिज है। नमक भी खनिज होता है। नमक क्या है? नमक भी खनिज होता है। सोडियम क्लोराइड भी क्या होता है? खनिज होता है। चूना पत्थर ये क्या है? ये तो एक प्रकार की चट्टान होती है, चूना पत्थर वाली, है ना। तो चूना पत्थर कोई भी आपका खनिज नहीं होता, ये गलत है। बाकी तीन यहाँ पर राइट हैं। ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सरकार के स्तर, निर्णय के प्रकार। एक तरफ आपके सरकार के स्तरों के नाम, दूसरी तरफ निर्णय के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। आपको करना क्या है? मिलान करना है। 2000 रुपए का नया नोट जारी कौन करेगा? ये करेगा केंद्र सरकार। तो यहाँ पर ए का सेकेंड हो जाएगा, ए का सेकेंड हो जाएगा। स्थानीय सरकार, स्थानीय जो आपके काम होते हैं उनसे संबंधित होती है। जैसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय किसके पास होगा? स्थानीय सरकार, यानी कि सी का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मतलब कि थर्ड वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार का काम होगा रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्माण। केंद्र सरकार का काम होगा 2000 का नया नोट जारी करने का निर्णय। स्थानीय सरकार का काम होगा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का निर्माण करना। तो इस प्रकार पहला जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर फसल की पहचान करें। फसल आपको बताना है कौन सी होगी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। चाय, कॉफी, कपास, चावल, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कॉफी। कॉफी करने के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु चाहिए होती है और उसी के साथ दोमट मिट्टी वाली मृदा भी होनी चाहिए। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल उपयुक्त है, यानी कि पर्वतों की ढाल पर चाय भी की जाती है और कॉफ़ी भी की जाती है, परंतु चाय और कॉफ़ी की जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर मैंने बताया कॉफ़ी हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताता हूँ। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। यही स्टेटमेंट हूबहू यहाँ पर आपके लिखा हुआ है, पहले ही वाला यहाँ पर, ठीक है ना, पहले ही वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, हूबहू वही वाला। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत का नंबर आता है। तो नंबर 1 पे कौन सा है? ब्राजील कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ पर राइट आंसर मैंने आपको कॉफ़ी बताया है। अब यहाँ पर चाय के बारे में आपको बताऊंगा। कॉफ़ी और चाय, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा यहाँ से। बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 18। कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। तो कविता एक महिला का नाम यहाँ पर दिया गया है जो कि बिल्कुल सवेरे ही 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है।
घर वापस आकर यह खाना पकाती है या खाना बनाती है, फिर कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। कविता सामना कर रही है देखभाल कार्य का, दोहरा बोझ का, गृह कार्य का, भुगतान के बदले कार्य। तो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंडिंग में आते हैं, यानी कि ट्रेंड करने वाला ये क्वेश्चन है, जो कि 2 से 3 बार नए प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोहरा बोझ। एक महिला है, वो बिल्कुल सवेरे ही चाय बेचती है, बस अड्डे पर पहला काम करती है। उसके बाद 7 जैसे ही बजता है तो वो कुएं से पानी लेने जाती है। उसके बाद वो घर आती है, खाना बनाती है, घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, बाजार जाती है, फिर चाय की दुकान पर जाती है। तो ये वो पूरा दिन करती रहती है, यानी कि वो उस पर दोहरा बोझ, यानी कि डबल काम यहाँ पर उस पर पड़ रहा है, दोहरा बोझ यहाँ पर उस पर पड़ रहा है। 19 सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जा सकता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि मूल अधिकार या क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपशिष्ट क्षेत्राधिकार। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सबसे पहले समझो, सर्वोच्च न्यायालय की किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि मूल अधिकार, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनें। गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। यहाँ पर ये गलत दिया गया है। एक बात आपको बताना चाहूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती करने के लिए 2 प्रकार से वो खेती किया करते थे। एक प्रकार था निज खेती का, दूसरा प्रकार था रैयत खेती का। 2 प्रकार से नील की खेती किया करते थे, निज और रैयत। तो निज और रैयत में नील का उत्पादन किया जाता था, ना कि गन्ने का उत्पादन किया जाता था। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या जमीन को जमींदारों से भाड़े पर ले लिया करते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। करेक्ट हो जाएगा। निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। बी और सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती 2 मुख्य तरीकों से होती थी, निज और रैयती। 2 प्रकार से होती थी, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या वो जमीन खरीद लेते थे, या वे जमीन को भाड़े पर ले लिया करते थे और मजदूरों को लगाकर नील की खेती करवाते थे। पहली बात आपको यहाँ पर समझ आ चुकी होगी, ठीक है ना। और इनको खेती करने में बहुत सारे बैलों की भी ज़रूरत पड़ती थी। जैसे किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा अगर ज़मीन है तो उसको 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। कितने हल? 2000 हल होने चाहिए और उसके पास 4000 बैल होने चाहिए, है ना। और उनका जो रख रखाव था ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बैलों और हलों को कहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन 21, रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प यहाँ पर चुनें। यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। किसके बारे में? रोलेक्ट एक्ट। ये 1919 में चलाया गया था। कब? 1919 में रोलेक्ट एक्ट चलाया गया था, जिसको काला कानून के नाम से जानते हैं, है ना। 2 वर्ष से अधिक इसमें बिना जेल के प्रावधान, मतलब कि बिना मुकदमा किए जेल में डालने का प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। रोलेक्ट एक्ट में, रोलेक्ट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ाई गई और लोगों के अधिकार कुचले गए थे, है ना। लोगों के अधिकार कुचले गए थे, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने को कोई अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था, ऐसा कहना था महात्मा गांधी, अली जिन्ना। ये पहला भी राइट, दूसरा भी राइट। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रोलेक्ट के विरोध में थे,
फिर भी रोलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। ठीक है ना। यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा, सी गलत है यहाँ पर। सी जिन जिन में होगा वो सबसे पहले आप यहाँ से हटाओगे, बचेगा पहला वाला। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और वी। इस क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे ढंग से आप समझ लो रोलेट एक्ट के बारे में। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा हाल में ही पारित किए गए रोलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड वाला दे दिया गया हूबहू। तो बी तो यहाँ पर हर हालत में आपका राइट माना जाएगा, है ना। बी तो आपका हर हालत में यहाँ पर राइट माना जाएगा। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, शायद इस बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए। शैतान की करतूत और निरंकुशवादी किसको बताया था? रोलेट एक्ट को बताया था, है ना। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का यहाँ पर गठन किया जाए। आगे बताया गया है रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले गए थे, हड़तालों का आयोजन किया गया था। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी के दिन यानी कि 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रोलेट एक्ट के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने का प्रयास किए गए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है रोलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में गहरी एकता बनाए रखने का प्रयास किया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है। यानी कि डेमोक्रेसी कक्षा में एक शिक्षक या शिक्षिका की क्या जिम्मेदारी होती है। कक्षा संबंधित निर्णय सरकार के लिए छोड़ना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कक्षा में अनुशासन संबंधित मुद्दों को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। स्कूल प्रबंधन और छात्रों के बिना स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना, बिना स्वतंत्र, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने से युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4 वाला हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सीखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है ना। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का, धार्मिक स्वतंत्रता का या समानता का। तो भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है यानी कि ये सभी धर्मों का समान महत्व देता है, चाहे कौन सा भी धर्म हो, है ना। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही यहाँ पर होगा, क्योंकि जैन समुदाय जो है वो तीर्थंकरों की सीख के बारे में एक शिक्षा केंद्र खोलना चाहता है, अनुमति नहीं दी जाती है। तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, यहाँ पर हनन होगा, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 24 नंबर के क्वेश्चन की। सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल करेक्ट होगा। अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु भी करता है। लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने के लिए भी करता है, करेक्ट। सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने हेतु क्षमता, ये गलत है। सामाजिक जो समुदाय के जो नियम कायदे हैं
इनको पालन या उसका अनुसरण करने की क्षमता, यहाँ पर ये गलत आपका हो जाएगा डी वाला। डी को छोड़कर ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी। पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पर अगला प्रश्न है 25, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार, नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में अपील का प्रावधान या अधिकार, सरकार का संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति बढ़ाने का अधिकार, नागरिकों का संविधान में नए प्रावधानों को जोड़ने की मांग का अधिकार। यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में आता है ना, तो वो संबंधित है मौलिक अधिकार के हनन से। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रम पूरा हो गया। पाठ्यक्रम पूरा हो गया इस पर कभी भी फोकस नहीं करेंगे, ये गलत होता है। विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिगम दशाएं निश्चित करने के लिए, निश्चित किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं करना चाहिए, है ना। ये तो हमेशा ही आपका गलत एक प्रकार से होगा, नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। विषयों के बीच अंतः संबंध तथा अंतः निर्भरता का निर्दर्शन करने के लिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी सभी यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। 27, अभिकथन कारण को पढ़िए और राइट आंसर का जवाब दीजिए। अभिकथन, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। ये बहुत सही बात यहाँ पर कही गई है, बहुत सही बात यहाँ पर कही गई है। जब 19वीं शताब्दी में लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल खोले गए थे तो लोगों में उनके प्रति भय था, है ना। लोगों में उनके प्रति भय था, करेक्ट। लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये भी लोग मानते थे, इसलिए लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजा जाता था। दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। एक महिला हुई मुमताज़ अली। मुमताज़ अली, उन्होंने कहा, कुरान तथा शरीफ कुरान की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये किसने कहा? मुमताज़ अली ने कहा। यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से वाकई आबादी से मुकाबले बहुत कम है। एक शब्द आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनकी जनसंख्या या आबादी जो होती है वो बहुत कम होती है, उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं। पहला वाला तो राइट हो जाएगा। अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता, संसाधनों तक पहुंच आदि के मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। ये भी करेक्ट बात है। ये दोनों बातें यहाँ पर कैसी हो जाएंगी? करेक्ट आपकी हो जाएंगी। ये सत्ता, संसाधन तक पहुंच से भी ये जुड़े होते हैं अल्पसंख्यक। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको करना क्या है? मिलान करना है। 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया। इस संदर्भ में मिलान करिए आप लोग। तो आपको मैंने बताया था फ्रांसीसी लोग ने नील की खेती करने के लिए कैरिबियाई द्वीप को चुना था। वहीं पुर्तगाली जो थे ये ब्राज़ील में चले गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 का मैंने मिलान कर दिया। ए का यहाँ पर चौथा होगा, बी का फर्स्ट होगा, वी का फर्स्ट होगा, ए का चौथा होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सेकेंड का यहाँ पर सी आपका हो जाएगा और वेनेजुला का स्पेनिश यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यहाँ पर मिलान हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह पर मुद्दा उठाया था। मैंने आपको शुरुआत का एक क्वेश्चन बताया था ना, तो वहीं से पूछा गया है विधवा विवाह या विधवा पुनर्विवाह की बात करूं तो इसको लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निभाई थी
और सती प्रथा से अगर पूछा जाए, ये पूछा जाता है अक्सर, इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। सती प्रथा से अगर पूछा जाए तो आपको बताना क्या है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये विधवा विवाह के पक्ष में थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। करेक्ट। विधवा जो महिलाएं थी वो विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। नहीं, अगर जो महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, अगर वो विवाह कर लेती थी तो समाज उनको एक गंदी नज़र से देखता था, जो कि स्वीकार नहीं करता था आसानी से। समाज यहाँ पर लिखा है स्वीकार कर लेता था आसानी से, ये यहाँ पर गलत है। और बाकी आपके ऊपर वाले दो यहाँ पर राइट दिए गए हैं, ए और बी। ए बी राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। ये करेक्ट बात है। उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करें। ये भी करेक्ट है। दोनों यहाँ पर सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मानव बस्तियाँ इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। सही बात है, समझो आप सभी लोग, ठीक है ना। आप सभी लोगों ने शुरुआत से ही यहाँ पर जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसको तो आप पढ़ते ही आ रहे होगे, तभी तो आपने यहाँ पर सोशल साइंस को सिलेक्ट किया होगा। तो आप लोग थोड़ा बहुत तो यहाँ पर जानते ही होगे ना। मानव बस्ती का अध्ययन किसमें किया जाता है, बस्तियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ज्योग्राफी में किया जाता है। किसमें? ज्योग्राफी में किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो मानव की जो बस्तियाँ होती हैं, जहाँ पर मनुष्य रहता है, जैसे आप या हम लोग रहते हैं, तो अपने अनुकूल रहते हैं, जहाँ पर जल भी आसानी से मिल जाए, है ना, पीने के लिए, खेती भी होती हो, यानी कि फसल भी उपजाई जाती हो, परिवहन के साधन भी हों, तो वहाँ पर लोग रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि सभी साधन वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। मानव बस्तियाँ इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अनुकूल बनाया है। करेक्ट हो जाएगा। एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है, ये बात गलत है। बल्कि प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनका बहुत योगदान होता है मानव के बसाव से संबंधित, ठीक है ना। जैसे अगर कोई क्षेत्र ठंडा है, बर्फीला है, तब वहाँ पर कोई नहीं रुकेगा, वहाँ पर रहना ही नहीं चाहेगा। जैसे अंटार्कटिका ले लो आप लोग, वहाँ पर कोई नहीं रहता है, ठीक है ना। बर्फ़ वाले क्षेत्र में कोई नहीं रहेगा। अगर जहाँ पर बर्फ़ नहीं है, बढ़िया मौसम है, अनुकूल है बसने के लिए, तो वहाँ पर लोग रहेंगे। तो यानी कि प्राकृतिक दशाओं का इसमें योगदान होता है, यहाँ पर है नहीं योगदान होता, इसलिए गलत है। समझे आप सभी लोग। यहाँ पर केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया, तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। ये भी बात करेक्ट है। तो यहाँ पर आपकी बी गलत है हर हालत में, ठीक है ना। बी वाला यहाँ से आप उसको सबसे पहले हटाओगे, आपका बचेगा यहाँ पर थर्ड वाला, ए और सी। इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। संघन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित होती जाती है। यहाँ पर आपके तीनों राइट दिए गए हैं, तीनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। जो आर्द्रता होती है वो महासागर में सबसे अधिक होती है और महाद्वीप के ऊपर में सबसे कम होती है। संघनन ठंडा होने की मात्रा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करती है। जो जेट हवाई जहाज होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा पीछे अपने सफ़ेद पट्टी छोड़ते हैं ना, वो क्या होती है, भाप। जो इंजन से निकली नमी होती है वो संघनित हो जाती है सफ़ेद कलर में। आपने अक्सर आसमान में देखा होगा जहाज को निकलते हुए, जेट विमान को, तो पीछे एक लाइन बना करके चलता है ना।
तो तीनों इस प्रकार से राइट आपके यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 34। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका विवाद वाला है। कैसा क्वेश्चन है? विवाद वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर तो देना यहाँ पर मुश्किल लगता है, परंतु यहाँ पर या तो ऑप्शन में ही गड़बड़ी यहाँ पर करी गई थी, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन एक विवाद वाला क्वेश्चन है ना, विवाद वाला क्वेश्चन है। तो जैसे आप सभी लोग है ना, तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन या सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर हेतु किस आधार को अपनाया जाता है, नौकरी लेने के लिए किस आधार को अपनाया जाता है, ठीक है ना। जाति को अपनाया जाता है, पारिवारिक आय को अपनाया जाता है, लिंग को अपनाया जाता है, व्यक्तिगत आय को अपनाया जाता है। जाति को अपनाया जाता है, ये बात कुछ हद तक ठीक भी लगती है और कुछ हद तक ठीक नहीं लगती है। तो यहाँ पर जाति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दो भेद हैं, होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए। जाति के आधार पर भी नौकरियां ली जाती हैं और जाति के आधार पर भी नहीं नौकरियां ली जाती हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू हो सकती हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर ABC इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर A को आप हटाओगे तो यहाँ पर BCD हो सकता है ना, या BC हो सकता है केवल, यहाँ पर आपके ये दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है ना। विवाद वाला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ो आप। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कहता है कि दिए गए कथन AB को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा चट्टानों से बने हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना, यहाँ पर आपके दोनों गलत दिए गए हैं। चलिए आपको राइट आंसर बताता हूँ, यहाँ पर दोनों गलत हो जाएंगे। कैसे गलत हैं? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझो, पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, ये तो गलत है। पृथ्वी का खिंचाव बल नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी का, वो सौर मंडल को बांधे रखता है, ना कि पृथ्वी का खिंचाव बल। तो इसलिए पहला वाला यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। बाह्य ग्रह ये बहुत दूर होते हैं, ये चट्टानों से थोड़ी ना बने होते हैं, ये आपके गैस के बने होते हैं। किससे? गैस के बने होते हैं। यहाँ पर चट्टान लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। चट्टान से आपके आंतरिक ग्रह बने होते हैं, जो आंतरिक होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वो आंतरिक से बने होते हैं। बाहरी ग्रह में आपका बृहस्पति आता है, शनि, अरुण, वरुण आते हैं बाह्य ग्रह में, ठीक है ना। इसलिए दोनों आपके यहाँ पर गलत दिए गए हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे 36 नंबर के क्वेश्चन की। देशांतर के संबंध में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, ये करेक्ट है। सभी देशांतर जो रेखाएं होती हैं इस प्रकार की, इनकी लंबाई बराबर रहती है, ठीक है ना। प्रमुख देशांतरों का मान 180 देशांतर होता है, 180 देशांतर नहीं होता है, बल्कि 360 इनकी संख्या होती है ना, 360 होती है। तो यहाँ पर आपका बी गलत है, पहला सही है, पहला सही है, बी गलत है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 37 निम्नलिखित कथनों ABC पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करिए। विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है, बिल्कुल करेक्ट। कितने ताप कटिबंध पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ग्लोब है, बीच की रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि 0 इक्वेटर पर स्थित होती है। इसके ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, जिनका मान 23.5 होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है उसको मकर बोलते हैं नीचे वाली को, ऊपर वाली को कर्क बोलते हैं। 3 ताप कटिबंध पाए जाते हैं, एक शीत कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध, एक उष्ण कटिबंध, है ना। ये आपका उष्ण कटिबंध होता है, इसके ऊपर शीत कटिबंध, फिर ऊपर आपके शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि 3 कटिबंध कुल पाए जाते हैं पृथ्वी पर, जो कि अक्षांश के आधार पर होता है। ये बात करेक्ट है आपकी। उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं आपकी कैसी होती हैं, आपको मैंने अभी क्या बताया है, यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक समझो इस चीज़ को। अक्षांश रेखाएं आपकी इस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की होती हैं, और जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं वे आपकी देशांतर होती हैं। ये देशांतर हैं और ये आपकी अक्षांश रेखा हैं। यहाँ पर कहा गया है उत्तर और दक्षिण ध्रुव को, ये रहा उत्तर
और ये रहा दक्षिण। इसको जोड़ने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कहलाती है। तो ये बात यहाँ पर कैसी है? गलत है। ये तो देशांतर कहलाती है। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है, ये बात करेक्ट है। तो यहाँ पर ए और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा ए और सी। किस में है ए सी? थर्ड में है। तो थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 38, गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह को पहचानिए। गैर कृषि, जो कृषि से संबंधित ना हो, वह वाला कथन आपको यहाँ पर बताना है। टोकरी बनाना, ये तो आपका कृषि में नहीं आता, गलत हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाना, ये कृषि में नहीं आता है। ईंट बनाना, ये भी कृषि में नहीं आता है। मिट्टी के बर्तन बनाना, ये भी कृषि में नहीं आता है। परंतु आपको बताना क्या है? बताना आपको है गैर कृषि, जो कृषि में ना आए। धान रोपण तो कृषि में आता है, आपको गैर कृषि वाला बताना है। निराई, ये भी कृषि से संबंधित है। निराई भी कृषि से संबंधित है, परंतु मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, ईंट बनाना, ये कृषि से संबंधित नहीं है। ये अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर 4 वाला हो जाएगा। 39, छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है? केक बनाने वाला पुरुष शेफ, पुरुष अंतरिक्ष वैज्ञानिक, पुरुष भरतनाट्यम नर्तक, पुरुष पार्श्व गायक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाला उदाहरण है, वो है पुरुष का भरतनाट्यम। अक्सर जो भरतनाट्यम, जो कि दक्षिण भारत का एक क्लासिकल डांस होता है ना, तो इस डांस को ज़्यादातर लड़कियां ही करती हैं, यानी कि महिलाएं ही करती हैं, न कि पुरुष करते हैं। यहाँ पर बात कही गई पुरुष भरतनाट्यम की, तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाला उदाहरण है। यहाँ पर है 40 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मिलान करना है आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों का पुरास्थल से प्राप्त प्रमाणों का मिलान करना है। तो कुरनूल गुफा आपकी कहाँ पर है? आपको बताना है। आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में, हुंसगी कर्नाटक में है, पटना पुरास्थल में है। पटने कहाँ पर है? ये पटने यहाँ पर लिखा है, ये पटना नहीं है। पटना नहीं, पटना मत समझना आप लोग, यहाँ पर पटने समझना। पटने महाराष्ट्र वाला, जहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। तो डी का यहाँ पर पहले के साथ हो जाएगा। डी का पहला किस में है? थर्ड वाले में है। तो थर्ड वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कुरनूल गुफा से राख यानी कि भस्म के अवशेष प्राप्त हुए थे। और जो आपका हुंसगी है ना, हुंसगी से आवास और उद्योग स्थल प्राप्त हुए। भीमबेटका की गुफाएं और कंदराएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यहाँ पर मिलान हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक तो अवश्य आप करके ही जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जाएं। मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।